हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कृषि वर्स। और आज ये हमारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका हमारा 11th पार्ट है। इससे पहले हम 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 2023 का पेपर और 2021 का पेपर ऑलरेडी हम पूरा सॉल्व करवा चुके हैं, जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर सभी का। और 2018 का हमने जो 10th पार्ट डाल दिया है वीडियो का, उसके अंदर 20 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वो हमने सॉल्व करा दिए हैं एग्रीकल्चर के। और अब जो 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और आगे भी पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से पूरे पेपर्स देख सकते हैं। हम आगे भी जो यूनिवर्सिटी वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर होते हैं वो भी हम सॉल्व करवाएंगे, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखें। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। यहाँ पे 20 तक हमने करवा दिया था, 21 वाला क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। इसके अंदर 21 में हमसे पूछा है कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है तो ये अंतर्निहित का ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा है दैत्य प्लस अरि का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, दैत्य प्लस अरि, दैत्य के लास्ट में ए आ रहा है और स्टार्टिंग उसके अरि के स्टार्टिंग में ए आ रहा है, तो ये दोनों मिलके दैत्यारि हो जाएंगे, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है संतोष में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संतोष जो है समु प्लस तोष से मिलके बना है, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए, आतप जो है, आतप बना है आ प्लस तप से। इसके अंदर आ जो है वो उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। उसके अलावा विदेश में भी जो वी है वो उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। प्रबंध में भी जो प्र है वो उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। लेकिन हमसे पूछा है कि इनमें से प्रत्यय कौन सा है। तो जो मोसेरा है ये बना है मोसा प्लस एरा से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एरा एक प्रत्यय होता है जो कि काफ़ी सारे वर्ड्स में लगता है, जैसे ममेरा या फिर चचेरा, इस तरह टाइप के वर्ड्स में लगता है। तो ये मोसा प्लस एरा से मिलके बना हुआ है, तो एरा प्रत्यय का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 25 में हमसे पूछा है लाजवाब में कौन सा समास है। देखिए, लाजवाब ला प्लस जवाब से मिलके बना हुआ है, और ला जो होता है उसका अर्थ होता है कि नहीं, और जवाब का अर्थ जवाब ही रहता है। तो जवाब एक अव्यय होता है, ठीक है। जवाब एक अव्यय हो गया और ला एक प्रधान हो गया। तो ऐसा होता है अव्ययी भाव समास में कि प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और जो सेकंड वर्ड होता है वो अव्यय होता है। तो ला प्लस जवाब, जिसके अंदर ला प्रधान पद है और जवाब है वो एक अव्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो पहला पद जो होता है, जो उत्तर पद होता है, दूसरा पद वो प्रधान होता है, लेकिन जो पहला पद होता है वो द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो ऐसा होता है कर्मधारय समास में। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे कि नीलकमल, नीलकमल एक कर्मधारय समास का उदाहरण है, जिसके अंदर जिसका अर्थ होता है कि जो कमल जो नीला है, ठीक है, इस प्रकार का इसका अर्थ होता है। तो जो नीला है वो कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल किस प्रकार का नीला है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 पशु पांशु पण का संयत प्रकट करने वाले शब्द का युग्म है। देखिए, पशु का अर्थ आपको सबको पता है जानवर होता है, तो आप इन दोनों को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब पशु हो गया जानवर, और पांशु का अर्थ होता है रेत, और पण का अर्थ होता है मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए, अब अंबुधि बना है अंबु प्लस धी से मिलके। अंबु का अर्थ होता है जल और धी का अर्थ होता है धारण करना, तो अंबुधि तो एक सागर का पर्यायवाची है। रत्नाकर यानी कि रत्न का भंडार, रत्न प्लस आकर, और रत्न का भंडार, रत्न कहाँ पे मिलते हैं, सागर में मिलते हैं, तो रत्नाकर भी सागर का पर्यायवाची है। वारिश विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो विष्णु भगवान जल में निवास करते हैं, तो वारिश भी एक सागर का ही पर्यायवाची है।
लेकिन जो निर्जर होता है इसका अर्थ होता है नी प्लस जर से मिलके बना है, और जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, नी का होता है नहीं, यानी कि जो वृद्ध ना हो उसको निर्जर बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि निर्जर जो है वो सारगर का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्वेश्चन में हमसे संपन्न का विलोम शब्द पूछा है। तो संपन्न का विलोम शब्द विपन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी सारे क्लेम्स हुए थे, क्योंकि इसके अंदर 2 शब्द शुद्ध हैं ऐसा मानना था लोगों का, उच्छ्वास और निहारिका। इसमें ये दोनों ही शुद्ध हैं, क्योंकि कई गाइड्स में उच्छ्वास को शुद्ध शब्द बताया हुआ है और निहारिका तो शुद्ध है ही। लेकिन जो आरएसएसबी था, आरएसएसबी ने उस वक्त उच्छ्वास को गलत माना था, अशुद्ध माना था। छत्र छाया वैसे गलत है, क्योंकि छत्र छाया के बीच में आधा चय भी आएगा, तो छत्र छाया इस टाइप का वर्ड आएगा, तो छत्र छाया भी गलत है। और महात्मागण, महात्मागण अपने आप में एक गलत वर्ड है, क्योंकि महात्मा का एक वचन होता है महात्मा और महात्मा का बहुवचन होता है महात्माओं। तो महात्मागण किसी प्रकार से कोई सेंस नहीं बनाता। अगर महात्मा गण लिखना भी होता है तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी के बाद में महात्मा गण लिख सकते हैं, तो महात्मा गण भी गलत है। इसलिए इसका आंसर जो है आरएसएसबी ने निहारिका माना था, क्योंकि निहारिका एक अपने आप में शुद्ध शब्द है, जो कि संस्कृत के निहार शब्द से लिया हुआ है। निहार का अर्थ होता है धुंध या फिर कोहरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा है कि आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। और ये क्वेश्चन आरएसएसबी ने डिलीट कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि देखिए, यहाँ पे सौजन्यता जो है ये गलत है। सौजन्यता के अंदर जो ये ता इन्होंने प्रत्यय लगाया हुआ है, ये नहीं आएगा। तो ये ऐसे इस प्रकार से होना चाहिए वर्ड कि आपका सौजन्य बना रहेगा। अब क्योंकि इन्होंने आपका में भी आपकी लगा दिया है, तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी भी प्रॉब्लम है, और बनी बना की जगह बनी लगा दिया तो क्रिया संबंधी भी है, और रहेगी की तो प्रसर्ग संबंधी भी है। तो इस प्रकार से इसमें सभी अशुद्धियाँ हो चुकी थी। इसी वजह से आरएसएसबी बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो डिलीटेड था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा सब लोगों से संबंध रखने वाला। इसका तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सार्वकालिक यानी कि सभी कालों में होने वाला, सार्वदेशिक जो सभी देशों में उपस्थित हो, और सार्वभौमिक जो पूरी दुनिया में उपस्थित हो, सभी पूरी भूमि पर उपस्थित हो। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक, जो कि सबसे संबंध लगता है उसे बोलते हैं सार्वजनिक। उसके बाद में 33 में डेपुटेशन का हमसे अर्थ पूछा था। डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा था बहुत ही कठिन कार्य करने का मुहावरा किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आपने सभी ने सुना है कि लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत कठिन कार्य करना। तो संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना कोई आसान काम नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे औरों के अर्थ में बता देता हूँ। चेतक हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करने का मतलब है बहुत तेज दौड़ना। वह तो मेरी मुट्ठी में, उससे तो जो चाहो वो काम करवा दूँ। मेरी मुट्ठी में इसका मतलब होता है कि किसी पे अपना पूरा वश होना या फिर किसी पे पूरा कंट्रोल होना। ठीक है, और लोहा लेना यानी कि पंगा लेना या फिर युद्ध करना, तो इसका अर्थ ही होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। तो इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा बहुत बड़ा घाटा होना, क्योंकि बैल का बैल गया और 9 हाथ का पगहा भी गया, तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया, इसलिए बहुत बड़ा घाटा होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने हिंदी के पेपर भी सॉल्व कर लिया है, और आगे भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आगे भी वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।